जुगल उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत के एक छोटे से गांव का छोटा सा किसान होता है, किंतु उसके सपने बेहद बड़े होते हैं। वह अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, पर वो कहते हैं ना कि मन का सोचा कभी कहाँ पूरा होता है। और वह भी एक छोटे से किसान का, वह तो केवल सपने देख सकता है, किंतु वह भी एक डर के साथ कि कहीं फिर से कोई आपदा ना आ जाए और उसके सपनों को फिर से कहीं चकनाचूर न कर जाए। ऐसे ही एक दिन की बात है। जुगल अपनी पत्नी उर्मिला से बोलता है, उर्मिला, इस बार धान की फसल अच्छी हुई है, देखना बीघे का 5 मन तो निकल ही जाएगा। इस बार माँ की आँख जरूर बनवा दूंगा। माँ को बहुत दिक्कत होती है चलने फिरने में। एक आँख इस साल बनवा दूंगा और दूसरे वाली से अभी थोड़ा दिखाई देता है, तो दूसरे वाली अगले साल धान की फसल पे या उससे पहले गेहूं की फसल यदि अच्छी हो गई तो तब बनवा दूंगा। उर्मिला बोलती है, हाँ हाँ, बस अपनी माँ की ही चिंता है तुम्हें तो, मेरी कोई चिंता ना है। जुगल कहता है, कैसी बात कर रही है उर्मिला, तो मुझे तो अपने पूरे परिवार की चिंता है। तू भी तो परिवार का हिस्सा है। उर्मिला रोते हुए कहती है, 2 साल से मैं अपने पीहर नहीं गई हूँ। माँ बीमार रहती है मेरी। माँ से मिलने पीहर जाऊँगी तो यूँ खाली हाथ तो नहीं जाऊँगी। इतने दिन बाद पीहर जाओ तो भतीजे भतीजियों के खातिर कुछ तो लेके जाना पड़ता है। मीना के पापा, तुमसे कितने दिन से विनती कर रही हूँ। मेरा मन कर रहा है मायके जाने का, माँ से मिलने का, पर थारे कान पे जूं ना रेंगती है। और अपनी माँ के आँखों के ऑपरेशन के लिए बड़े उतावले हो रहे हो। जुगल थोड़ा दुखी होते हुए कहता है, उर्मिला, क्यों अभी से तैने कलेश कर दिए हैं? अभी फसल कटने तो दे, उसके बाद बिक जाने दे, जब कहीं जाकर पैसा आएगा। उर्मिला कहती है, देखो जी मीना के पापा, मैंने कह दी तुमसे, अब की बार अपने हाथों में रखूँगी फसल का पैसा और अपनी पीहर जरूर जाऊँगी, और वो भी अच्छी तरह से, सब बालकों के, अपने भतीजे भतीजी के बढ़िया कपड़े लेकर और तीनों भाई के घर मिठाई लड्डू लेकर। जुगल कहता है, अच्छा अच्छा, चली जाना, मैं कौन सा रोक रहा हूँ तुझे। मैंने तो पिछले साल भी कहा था, चली जा। अब भी कह रहा हूँ, कर लेना जो तुझे करना है। अब कुछ खाने को दे, मुझे भूख लगी है, या तानों से ही छका देगी आज। उर्मिला कहती है, हाँ हाँ, ला रही हूँ, मेरी तो हर बात तुम्हें ताना लगती है। उर्मिला जुगल को थाली में दाल रोटी परोसकर दे देती है। जुगल खाना खाने बैठता है तो उर्मिला से पूछता है कि माँ ने खाना खा लिया है। यह जुगल का नियम है, खाना शुरू करने से पहले पत्नी से पूछता है कि उसकी माँ ने खाना खाया या नहीं। हाँ हाँ, माँ को मैंने सबसे पहले खाना खवा दिया है। तुम्हें पता तो है कि सबसे पहले माँ को ही भोजन परोसा जाता है। खाते हुए भी न जाने क्या क्या सोचता रहता है जुगल। खाना खाकर अपनी माँ जमुना के पास जाकर बैठ जाता है। माँ को कम दिखाई देता है, लेकिन आहट से पहचान लेती है। जुगल से बोलती है, आ गया रे जुगल तू? हाँ माँ, आ गया, शहर गया था पशुओं का राशन लेने, तो आज देर लग गई आने में। रोटी खा ली तैने? हाँ माँ, खा ली है। तूने खा ली है क्या रोटी? खा ली है मैंने तो, बहू सबसे पहले मुझे ही तो रोटी परोस कर देती है।
जुगल खुश होते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ पता है तुझे, इस बार धान की फसल बढ़िया हुई है। बस ईश्वर की कृपा बनी रही तो बढ़िया पैसा मिल जाएगा धान का इस बार। फिर मैं तेरी आँख बनवा दूँगा। मुझे पता है माँ, तुझे कम दिखता है, बहुत परेशानी होती है तुझे चलने फिरने में, कम दिखाई देने की वजह से। अरे नहीं रे जुगल, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझ बूढ़ी को अब क्या देखना है। इस बार फसल अच्छे पैसे में बिक जाए तो उर्मिला बहू को 1-2 दिन के लिए अपने पीहर मिलने भेज दीजो। अपनी माँ से न मिली है 2 साल से, उसका भी मन करता होगा पीहर जाने का। मुझ बूढ़ी को आँख बनवा कर अब कहाँ जाना है। उर्मिला अपनी सास को दूध देने आ रही होती है तो वह भी अपनी सासू माँ की बात सुन लेती है। उसकी आंखें भर आती हैं और मन ही मन स्वयं को कोसते हुए शर्मिंदा होती है कि मैं कितनी बुरी हूँ। इन्होंने माँ की आंख बनवाने का जिक्र किया तो मैं भड़क गई, केवल अपना सोचा। और एक माँ जी हैं, इनको मेरी कितनी चिंता है। सही है, सही बात है, माँ तो माँ होती है। भगवान ने हर माँ को तो अलग ही बनाया है। मैं भी तो एक माँ हूँ। मैं भी तो अपनी मीना और बिट्टू की कितनी फिक्र करती हूँ। हे भगवान, मुझे माफ़ कर दे। मैं तो पहले अपनी माँ की आँख बनवाऊँगी, उसके बाद चली जाऊँगी पीहर। जैसे मेरी माँ मुझे प्यारी है, वैसे ही मेरे पति को भी तो अपनी माँ प्यारी है। हे भगवान, मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो गई। उर्मिला जाकर अपनी सासू माँ के हाथ में दूध का गिलास पकड़ाते हुए उनके पैर पकड़ते हुए बोलती है, नहीं माँ जी, इस बार की धान की फसल की कमाई पर तो आपकी आँख ही बनेगी। मैं तो फिर कभी चली जाऊंगी अपने पीहर। जमुना देवी प्यार से अपनी बहू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, बहू तू मुझे दूध मत दिया कर। दूध वैसे भी कम हो रहा है इन दिनों, तू तो बच्चों को ही दे दिया कर। दूध और जुगल को दे दिया कर। बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, पढ़ाई में मेहनत करते हैं, जुगल खेती में मेहनत करता है। और हाँ, तू भी ले लिया कर थोड़ा दूध, तू भी तो दिन भर घर के काम करती है। कितने काम होते हैं घर के, मेरा क्या है, मैं बूढ़ी किसी काम की न धाम की, पूरे दिन बैठी रहती हूँ ठुठके जैसी। उर्मिला दुखी होते हुए अपनी सास को कहती है, माँ जी कैसी बात करती हो, हम सभी को आप सबसे ज़्यादा प्यारी हो। आपको दूध की हम सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस उम्र में कमज़ोरी आ जाती है। जमुना देवी बड़े प्यार से अपनी बहू के सिर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, बड़ी सुतेमन और समझदार बहू मिली है मुझे। कितनी अच्छी तरह पूरे घर को संभाल रखा है। भगवान, तूने मुझ अकेली बूढ़ी का ख्याल बहुत रखा है। मेरा परिवार बहुत बढ़िया है। जुगल थोड़ी देर माँ के पास बैठकर बात करता रहता है, फिर बच्चों के पास जाकर देखता है दोनों पढ़ रहे होते हैं। मीना इस बार 9वीं कक्षा में तथा बिट्टू 7वीं में है। आजकल कोविड की वजह से बच्चों की क्लास भी तो ऑनलाइन चल रही है। जुगल को दोनों बच्चों के लिए स्मार्टफोन लेकर देने पड़े। सरकार ने तो ऑर्डर जारी कर दिए, ऑनलाइन पढ़ाई होगी। पर सरकार ने ये ना सोचा कि गरीब लोग कैसे इतना खर्चा झेलेंगे। जहाँ एक साधारण फ़ोन भी मुश्किल था लेना, वहाँ 2 स्मार्टफोन लेने पड़े जुगल को। बेचारे ने कर्ज लेकर जैसे तैसे इंतज़ाम किया दोनों बच्चों के लिए स्मार्टफोन का।
दोनों बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, इस बात की जुगल को तसल्ली है। जुगल दिन भर की मेहनत से थक गया था, जाकर बिस्तर पर लेट गया। कुछ ही देर में जुगल को नींद आ गई। उर्मिला भी बच्चों को सोने को बोलकर अपने सब काम निपटाकर जाकर बिस्तर पर लेट गई। रात को अचानक मौसम खराब हो गया। बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर उर्मिला की आँख खुली। उसका तो दिल धक से रह गया। हाथ जोड़कर बिस्तर पर बैठ गई। भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु जी, रहम करो। इस बार की फसल अच्छी बता रहे हैं मीना के पापा। भगवान, बहुत उम्मीद है इस बार की फसल से। उतनी देर में जुगल की भी आँख खुल जाती है। मौसम खराब देखकर जुगल के तो होश खराब हो जाते हैं। जुगल बोलता है, उर्मिला, ये अचानक मौसम कैसे खराब हो गया? दिन में तो बढ़िया धूप निकली हुई थी। उर्मिला, इस समय बारिश की ज़रूरत नहीं है। फसल पकी हुई खड़ी है खेतों में, 10 दिन बाद कट जाएगी। ऐसे में यह मौसम खराब हो गया है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा उर्मिला। यदि इस समय बारिश हो गई। उर्मिला भी जुगल को बोलती है, मीना के पापा, चिंता ना करो। भगवान इतना भी निर्दयी ना है। उर्मिला ने जुगल से कह तो दिया, पर धक धक तो उर्मिला के दिल में भी हो रही है। उधर गैलरी में सोई हुई जमुना को मौसम की गड़गड़ाहट सुनाई देती है तो उसकी तो छाती फटने को हो जाती है। वह हाथ जोड़कर अपनी खाट पर बैठ जाती है। हे बंसी वाले, हे मेरे राम जी, विनती करूँ हूँ, मारा जुगल तो बिल्कुल टूट जाएगा। अब या टाइम बरसात आई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा मेरे जुगल का। सारी मेहनत पानी में चली जाएगी, मेरे बालकों के सपने बिखर जाएंगे। दया करो राम जी, दया करो। तीनों अपने अपने तरीके से प्रभु से प्रार्थना कर रहे होते हैं। बच्चे तो बेचारे मौसम और अपने बड़ों के मन की तकलीफ से बेखबर गहरी नींद में सोए हुए थे। खैर, भगवान की कृपा हुई और कुछ ही देर में बादल गरज कर हल्की सी बूंदाबांदी करके चले गए। यह देखकर उन तीनों की जान में जान आई और फिर तीनों आराम से अपने बिस्तर पर लेट गए। किंतु बिस्तर पर लेटकर भी राम राम रटते रहे तीनों। नींद तो अब कोसों दूर थी तीनों की आंखों से। जमुना को बेटे की चिंता सता रही थी मन में। ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, बस कुछ दिन और दया करना, धान कटकर मंडी में बिकने चले जाएं बस, फिर चाहे तो जितना बरसना। दूसरी तरफ जुगल बिस्तर पर लेटे हुए यही सोच रहा था, हे ईश्वर, जैसे आज तूने हम गरीबों का सोचा, वैसे ही सोच लेना कुछ दिन और, बस धान मंडी में बिक जाए। इस बार सरकार ने भी समर्थन मूल्य भी कम कर दिया है। हम किसानों के साथ तो कोई इंसाफ होता ही नहीं है। सरकार की तरफ से भी कभी और दिन रात मेहनत हम करें और हमारी मेहनत की कीमत कोई और तय करे। वाह रे किसान की किस्मत। पर कोई बात नहीं, धान बिक जाए बस, फिर माँ की आँख बन जाए। उर्मिला पीहर घूम आए और बालकों के लिए स्मार्टफोन लेने को जो कर्ज लिया था वो चूकता हो जाए। उर्मिला भी जुगल के बराबर में लेटी हुई यही सोच रही थी, हे माता रानी, बस अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना हम गरीबों पर। बस धान की फसल ठीक ठाक कट कर मंडी में बिक जाए। एक बार
हे माता रानी, इस बार के पूरे नवरात्रि कुछ फलाहार भी न लूँगी, पानी और छाछ पे ही पूरे नवरात्र रख लेंगी। माता रानी, मीना के पापा ने बड़ी मेहनत करी है, इनकी मेहनत को यूँ जाया ना होने देना। बहुत ही उम्मीद है इन्हें इस बार की फसल से। खैर, जैसे तैसे भगवान की कृपा से फसल कट जाती है। वाकई इस बार जुगल के खेत में धान बीघा में 5 मन से ऊपर ही निकले होंगे, कम ना होंगे। ये सब जुगल की मेहनत का नतीजा था। आज जुगल को मंडी जाना होता है धान बेचने के लिए। उर्मिला उसके लिए स्टील के टिफ़िन में रोटी बांध देती है कि पता नहीं वहाँ कितना टाइम लगे। सुबह को जुगल घर से जल्दी निकलता है तो केवल दूध पीता है, बोलता है कि जब भूख लगेगी तो खा लूँगा। वह खुश खुश धान को मंडी में बेचने जाता है। सरकारी मंडी में बेहद भीड़ होती है, लंबी लाइन लगी होती है। धान से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली में धान बेचने वालों की। जुगल सोचता है, हर बार तो इतनी भीड़ ना होती थी, इस बार इतनी भीड़ कैसे है। सोचता है इस बार शायद किसानों ने धान की फसल अधिक बोई। जुगल भी जाकर लाइन में अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लगा देता है। ट्रैक्टर ट्रॉली भी बेचारा किराए पर करके लाया है। उसके पास कहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली है। 20 बीघा ज़मीन में कहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉली खरीद लेगा भला एक किसान। वह दिन पूरा ऐसे ही चला जाता है, लाइन में लगे लगे। जुगल के ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे भी कई किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली धान के भरे हुए लिए खड़े हैं, अपनी बारी आने के इंतज़ार में। जुगल ने तो टेंशन में रोटी भी ना खाई। यही सोचता रहा, पता नहीं कब मेरा नंबर आएगा। कहीं नंबर आने से पहले ही यह ना कह दे कि अब खरीदी बंद हो गई है, कोटा पूरा हो गया है। काश मैं पहले नंबर पर होता लाइन में। सुबह से शाम, शाम से रात हो जाती है। अब तो जुगल के साथ साथ सभी किसानों की टेंशन बढ़ जाती है। ऊपर से मंडी के कर्मचारियों का व्यवहार ऐसा होता है कि कुछ ढंग से बताते भी नहीं हैं। सभी किसान इंतज़ार करते करते थक कर अपनी अपनी रोटी के डब्बे खोल खोल कर बैठ जाते हैं खाने के लिए। जुगल का तो बिल्कुल मन नहीं है खाना खाने का। एक किसान जुगल से कहता है, क्या हुआ जुगल भाई, रोटी नहीं लाया है क्या? जुगल कहता है, लाया तो हूँ रमेश भाई, पर खाने का मन नहीं कर रहा है। अरे रोटी खा ले जुगल, कब तक भूखा रहेगा? पता नहीं कब नंबर आएगा। जुगल रमेश के कहने पर अपना टिफ़िन खोलकर बैठ तो जाता है। ट्रैक्टर ड्राइवर से पूछता है रोटी खाने को। वह बोलता है, तुम खाओ जुगल भाई, मैंने तो खा ली है। जुगल टिफ़िन खोलता तो है रोटी खाने की खातिर, किंतु मन में चलते संशय के कारण बेमन से 1-2 टोक खाकर टिफ़िन बंद करके रख देता है। वह रात तो कुछ होना नहीं था, क्योंकि मंडी कर्मचारी तो शाम 6 बजे ही चले गए थे उस रोज़ की खरीदी बंद करके। दूसरे दिन सबको आने को बोलकर किसान बेचारे यही सोचकर वापस नहीं जाते हैं कि यदि हम वापस गए और कल हमसे पहले फिर से बहुत लंबी लाइन लग गई तो आज का दिन तो बेकार गया, कल का फिर बेकार हो जाएगा। जुगल भी यही सोचता है। मुझसे पहले 5 ट्रॉली और है, कल तो बिक ही जाएगा। वह रात जुगल की अन्य किसानों के साथ में खुले आसमान के नीचे मंडी के बाहर ही कटती है।
रात को उर्मिला का फ़ोन आता है तो जुगल उसे बताता है, इस बार भीड़ अधिक है, आज धान नहीं बिके, कल ही बिकेंगे अब तो। अगले दिन सुबह करीब 8 बजे मंडी कर्मचारी आने शुरू हो जाते हैं। इंतज़ार करते करते 10 साढ़े 10 बजे तक सभी मंडी कर्मचारी आ जाते हैं। वह किसान बेचैन और परेशान हैं जिनका धान बिका नहीं है अभी तक। उनमें से एक जुगल भी है। जब जुगल से आगे वाले किसान का नंबर आता है, मंडी के कर्मचारी यह कहकर धान खरीदने से मना कर देते हैं कि आज का कोटा पूरा हो गया है और तुम लोगों के धान में नमी है तथा इतनी जगह भी नहीं है धान के स्टॉक के लिए। जुगल सहित सभी किसान अधिकारी की बहुत मिन्नत करते हैं, किंतु अधिकारी के कान पर जूं नहीं रेंगती है और वह सभी किसानों के ऊपर उल्टे भड़क उठता है। छोटे बड़े सभी किसान बहुत दुखी होते हैं। सबके पास अपने धान से भरी ट्रॉली वापस ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। सभी वापस चल देते हैं। तभी एक बड़ा किसान बोलता है, धान घर वापस ले जाने से तो अच्छा है कि आढ़तियों को अपने धान बेच दें। तभी दूसरा किसान बोलता है, आढ़ती तो दाम कम देंगे समर्थन मूल्य से। पहले वाला किसान बोलता है, दाम कम तो ज़रूर देंगे, किंतु वापस ले जाकर हमारे पास अपने धान रखने के लिए इतनी जगह कहाँ है। बात तो सही है, इतने धान को कहाँ रखेंगे घर में। उनमें से कुछ किसान आढ़ती के पास जाते हैं, जिनमें से एक जुगल भी होता है। आढ़त का आढ़ती पहले तो नखरे दिखाता है, किंतु फिर किसानों के बहुत मिन्नत करने पर तैयार हो जाता है धान खरीदने को और सब किसानों से बोलता है कि 1000 रुपये प्रति क्विंटल का रेट लगाऊंगा, उससे 1 पैसा भी ऊपर न लगेगा। सभी किसान बहुत दुखी होते हैं। आदमी के द्वारा लगाए रेट सुनकर, आढ़ती के द्वारा लगाए रेट सुनकर जुगल भी बहुत मायूस है। यह सुनकर कहाँ तो 1888 रुपये प्रति क्विंटल का भाव सोचकर आया था, जिससे उसका कर्ज भी चुकता हो जाता, उसके अधूरे पड़े काम भी पूरे हो जाते। किंतु 888 रुपये कम होते ही तो उसका कर्ज भी चूकना मुश्किल हो जाएगा। पर क्या कर सकता था, मजबूरीवश उसको 1000 रुपये प्रति क्विंटल में ही धान बेचने पड़ते हैं। धान आढ़ती को बेचकर पैसा लेकर लोट अन्य किसानों के साथ वापस अपना ट्रैक्टर लेकर वापस घर की ओर लोट चलता है। घर पहुंचकर पहले तो ट्रैक्टर वाले का किराया देता है, उसके बाद हिसाब लगाता है कि क्या हो सकता है बाकी बचे हुए पैसे से। आंगन के बीच खड़ा हो पैसा गिन ही रहा होता है कि अचानक जुगल को चक्कर आ जाता है और वह वहीं आंगन में गिर पड़ता है। हाथ में पकड़े रुपये हाथ से छूटकर आंगन में बिखर जाते हैं। बराबर में खड़ी उर्मिला जमीन पर गिरे हुए जुगल को देखकर घबराकर जुगल को हिलाते हुए बोलती है, ए जी मीना के पापा, क्या हुआ तुम्हें? उठो तो मीना के पापा। फिर अपनी बेटी मीना को आवाज़ लगाती है, ए मीना, देख तो तेरे पापा को क्या हुआ, गिर गए हैं आंगन के बीच चक्कर खाकर। माँ की आवाज़ सुनकर मीना दौड़कर आती है। पहले आंगन में बिखरे पड़े हुए रुपये उठाती है, फिर अपने पापा को देखती है, पर जुगल तो बेहोश है। मीना के दिमाग में फटाफट यही आता है कि डॉक्टर अंकल को फ़ोन कर देती हूँ। मीना गांव के ही डॉक्टर का फ़ोन नंबर मिलाकर उसको फ़ोन करके
जुगल की तबीयत के विषय में बताती है। डॉक्टर जल्दी ही आ जाता है। जुगल को आंगन से उठाकर बरामदे में पड़ी खाट पर लिटा दिया जाता है। डॉक्टर जुगल का चेकअप करता है, ब्लड प्रेशर चेक करता है तो देखता क्या है कि ब्लड प्रेशर बहुत डाउन हो गया। डॉक्टर उर्मिला से पूछता है, भाभी जुगल ने कुछ खाया? डॉक्टर साहब, ये तो 2 दिन से बाहर गए हुए थे, धान बेचने के लिए मंडी गए थे। घर आए तो बहुत परेशान से लग रहे थे। यह बोलते हुए उर्मिला जुगल को दिया हुआ टिफ़िन खोलकर देखती है तो टिफ़िन में एक रोटी से केवल 2 टुकड़े खाए हुए हैं। बाकी खाना वैसा के वैसा ही बचा हुआ है। उर्मिला डॉक्टर को बताती है कि डॉक्टर साहब, इन्होंने कुछ ना खाया, टिफ़िन में खाना जो का त्यों रखा है और मीना के पापा बाहर का कुछ खाते ना हैं। इसका मतलब कुछ ना खाने की वजह से और दिमागी टेंशन की वजह से ब्लड प्रेशर बहुत डाउन हो गया। डॉक्टर कुछ देर प्रयास करता है। उर्मिला और मीना बहुत परेशान हैं। जुगल की हालत को देखकर जमुना भी उठकर आ जाती है। जुगल की तबीयत का सुनकर वह भी बेहद चिंतित हो जाती है। डॉक्टर कुछ देर कोशिश करने के बाद जमुना से कहता है, चाची जुगल को शहर ले जाना होगा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आनन फानन में डॉक्टर ही अपनी कार से जुगल को शहर ले जाता है। उर्मिला भी साथ में बैठकर जाती